गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। किस चैप्टर के? इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस के। इसमें हम 2014 में पूछा गया एक क्वेश्चन देखेंगे। 2015 एंड 16 दोनों में सेम क्वेश्चन था, सिर्फ अमाउंट चेंज की गई थी और नाम चेंज किया गया था। तो 2015 का मैंने कंसीडर किया है। फिर 2018 में जो पूछा गया वो क्वेश्चन और 2001, इन चारों क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन जो दी है वो डिफरेंट है, चारों सिमिलर क्वेश्चंस नहीं है। सो मैंने चारों क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिससे आप कुछ अलग समझ पाओ। चलिए, हमारा जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, चैप्टर है इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए या नहीं उसके रिगार्डिंग, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। अब किसी भी वेरिएंस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं, वो डिसीजन आप कैसे ले सकते हो? समझिए, एक वेरिएंस आया मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी मटेरियल का यूज आपने जो सोचा था उससे ज्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा। अगर ज्यादा हो गया तो एडवर्स, और आपने जो सोचा था उससे कम हुआ तो फेवरेबल। लेकिन समझो मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स है, और जो एडवर्स है तो अब मैनेजमेंट को दिक्कत होती है कि हमने जो प्लानिंग किया था उस हिसाब से ये चले नहीं, उससे ज्यादा यूज कर लिया। अब ज्यादा यूज क्यों हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं, उसका आंसर हमें इस चैप्टर में देना होता है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, क्योंकि आप वेरिएंस की इन्वेस्टिगेशन करोगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी वो पता होना चाहिए। फिर आपको पता चल गया कि इस रीजन के हिसाब से ये वेरिएंस आया है, तो उस रीजन को अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। उसके लिए कुछ करेक्टिंग मेजर लेने पड़ेंगे, यानी करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट होगी, क्योंकि आपको उसको फिर करेक्ट भी करना पड़ेगा ना, तो उसकी कॉस्ट होगी। और वो करने से अब जो एडवर्स वेरिएंस था उसमें कुछ बेनिफिट होगा आपको, अब वो नहीं आएगा, यानी कितना सेविंग होगा आपका वो देख लीजिए। लेकिन 100%, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो, उसमें 100% वेरिएंस करेक्ट नहीं हो सकता, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि कितना वेरिएंस आप कंट्रोल कर सकते थे और कितना वेरिएंस आपके हाथ में नहीं है, यानी अनकंट्रोलेबल है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल कितनी है। ये 4 इंफॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए, तब आप आंसर दे सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं। और सिंपल सा है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपके बेनिफिट से कम है तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। मीन्स इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट, देन वेरिएंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाई है। देखिए क्या फॉर्मूला है। C मीन्स कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 माइनस पी एल। अब क्वेश्चन 1 माइनस पी क्या है? P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल। देखिए अनकंट्रोलेबल, और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से p माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल। अब L का मतलब क्या?
आपने जो सोचा था कि इतना सेविंग्स हो सकता है, सो टोटल सेविंग्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन, क्योंकि आपने कुछ करेक्टिव एक्शन का एक्सपेंस किया होगा या हो सकता है, उसको आप माइनस कर दीजिए, सो आपको एल मिल जाएगा। ओके, अब हम यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बस इतना ही करना है आपको, लेकिन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। सो लास्ट 2001 तक पूरा वीडियो देखना। आई एम श्योर इस कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इन सरीन लिमिटेड एन एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ ₹3600 was reported in March 2014. द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखिए हमें चाहिए ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेरिएंस वुड बी ₹750। ये पता होना चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 750। एंड द कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन इफ द वेरिएंस प्रूव्स टू बी कंट्रोलेबल वुड बी ₹900। यानी कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन कितना, 900, वो भी पता चल गया। It is estimated that the savings which would be earned from correcting the variance if it were controllable would be ₹4000। यानी आप कितना सेविंग कर पाओगे, 4000। ये आपकी टोटल सेविंग हो गई। The probability that the variance is controllable, वेरिएंस कंट्रोलेबल हो उसकी ही प्रोबेबिलिटी दी गई है, यानी 1 - p दिया गया है। तो सब कुछ गिवन है। स्टेट वेदर द वेरिएंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, यूज कॉस्ट बेनिफिट मॉडल। देखिए इसमें आंसर हम आंसर देने के लिए 3 मेथड्स हैं, लेकिन हर एक मेथड एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक ही फॉर्मूला बेस पे सारे आंसर्स किए हैं। सो यूज कॉस्ट बेनिफिट मॉडल हमने उसका ही यूज किया है, देखते हैं। जो क्वेश्चन था इसमें डायरेक्ट आपको दे दिया गया था कि कितना सेविंग होगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट द सेविंग्स विच वुड बी अर्न फ्रॉम करेक्टिंग द वेरिएंस इफ इट वर कंट्रोलेबल वुड बी ₹4000। लेकिन यहाँ पे इफ नो इन्वेस्टिगेशन इज मेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व इज ₹1,90,000, यानी ये आपकी टोटल सेविंग है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस बीइंग इन कंट्रोल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस बीइंग इन कंट्रोल, देखिए अब सब कुछ चेंज हो रहा है। ये सब है ना वो थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। प्रोसेस बीइंग इन कंट्रोल इज 80%, यानी 0.80। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस बीइंग इन कंट्रोल। अब समझिए, अगर मैं कहूं कि पूरी जो प्रोसेस हो रही है वो पूरी मेरे कंट्रोल में है, मैंने सुपरवाइजर्स, इनफ सुपरवाइजर्स रखे थे, सबने अपना काम ठीक तरीके से किया है, यानी पूरी प्रोसेस कंट्रोल में है, पूरी प्रोसेस कंट्रोल में है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। अब मुझे बताइए, अगर आपकी पूरी प्रोसेस कंट्रोल में है फिर भी वेरिएंस निकला तो उस वेरिएंस को क्या कहोगे, उस वेरिएंस को वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल कहोगे या नहीं। फिर से एक बार मैं बोलता हूं, अगर मैं कह सकता हूं कि आपकी पूरी प्रोसेस कंट्रोल में है, उसकी प्रोबेबिलिटी 80, अगर पूरी प्रोसेस कंट्रोल में है फिर भी वेरिएंस है, तब तो उस वेरिएंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसका मतलब वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी 80% है ना, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल की। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, अच्छा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है तब तो वेरिएंस आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि प्रोसेस ही आउट ऑफ कंट्रोल है तो प्रोसेस को कंट्रोल कर दीजिए तो वेरिएंस नहीं आएगा, ऑब्वियस है। सो प्रोसेस बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल मीनिंग देयर बाय वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल।
सो ये वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल की प्रोबेबिलिटी है 0.20. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज whether investigation of the variance should be undertaken or not. पहले तो हमें आंसर देना है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी एट विच इट इज डिजायरेबल टू कंपनी इन्वेस्टिगेशन इनटू वेरिएंस, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी हो तब कंपनी को सोचना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं, मिनिमम प्रोबेबिलिटी. लेकिन पहले सेकंड क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. आपको पता है इतनी अमाउंट्स चाहिए आपको. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस कितना था, ये रहा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस 25,000. फिर कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन वो भी था, ये रहा कॉस्ट ऑफ करेक्शन 40,000. टोटल सेविंग मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया. इफ नो इन्वेस्टिगेशन इज मेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज 190, मीनिंग देयरबाय इट इज टोटल सेविंग 190. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ the process being out of control. प्रोसेस बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, उसका ही मतलब होता है वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल. वो 0.20 और फिर एल मिल जाएगा हमें. सो 25,000, 40,000, 1,90,000, देन ये 0.20. अब एल कितना होगा, हमारा टोटल सेविंग 1,90,000 है और कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन 40,000. सो नेट सेविंग हो सकता है 1,50,000. फॉर्मूला हमारी बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लेस देन 1 माइनस पी एल. तो हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 25,000 है, वो कम होनी चाहिए. हमें जितना बेनिफिट मिल रहा है ना उससे, हमें नेट सेविंग हमारा 150 हो रहा है, लेकिन वेरिएंस हमारा कंट्रोलेबल है सिर्फ 0.20, यानी हमें 20% ही बेनिफिट मिलेगा. सो 150 का 20% 30,000, लेकिन फिर भी आपकी कॉस्ट से तो ज्यादा ही है, इसलिए वेरिएंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड. सो ये नंबर 1 का आंसर आया, वेदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेरिएंस शुड बी अंडरटेकन और नॉट. और याद रखिए वेरिएंस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है. और सब कुछ गिवन होगा, सी बी गिवन होगा, 1 माइनस पी गिवन होगा. अगर 1 माइनस पी गिवन नहीं है तो पी गिवन होगा. पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल, और एल के लिए टोटल सेविंग एंड कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन गिवन होगा. तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेरिएंस शुड बी अंडरटेकन और नॉट. लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी एट विच इट इज डिजायरेबल टू कंपनी इन्वेस्टिगेशन इनटू वेरिएंस, यानी कंपनी इन्वेस्टिगेशन में कब जा सकती है, वो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए. अब समझिए, थोड़ा ध्यान रखना, समझना ठीक से. हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी, यानी ये पार्ट. इसका मतलब C एंड L हम यहां से ही ले लेंगे. C 25,000 एंड L 1,50,000. लेकिन जब हमारा C 25,000 हो और L 1,50,000 हो, तब हमारी मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए. कोई भी पर्सन हो वो ये सोचेगा कि मुझे प्रॉफिट ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए. आपको पता है ना मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, जिसमें क्या होता था, ब्रेक इवन आता था, ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस. यानी अगर मुझे, जैसे यहाँ पे मुझे 5,000 प्लस मिल रहा है मेरा सेविंग, या मुझे नेट बेनिफिट मिल रहा है 30 का और 25,000 कॉस्ट है, 5,000 मेरा सरप्लस गेन हो रहा है इसमें, तो मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए.
लेकिन लास्ट में मैं रेडी कब हो सकता हूं, जब दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाए। अगर मेरा बेनिफिट भी 25 और कॉस्ट भी 25, फिर भी चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। तब उस केस में, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें इस फॉर्मूला में रखी गई कोई भी चीज आपको पूछी जाए, तो आपको क्या करना है, इज लेस देन को निकाल के इक्वल टू कर दीजिए। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, C इज इक्वल टू 1 माइनस PL। देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी एट विच इट इज डिजायरेबल टू कंपनी इन्वेस्टिगेशन इनटू वेरिएंस, यानी हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। सो देखिए मैंने क्या किया, C is equal to 1 minus PL. C means cost of investigation rupees 25,000, 1 minus P मुझे पता नहीं है, L 1,50,000। तो अब क्या हो गया, 1 minus P मुझे फाइंड आउट करना है। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मीनिंग देयर बाय 1/6, और यू से 0.166666 चलता रहेगा। सो लास्ट में 7 कर दीजिए। सो एटलीस्ट इतनी प्रोबेबिलिटी हो, एटलीस्ट इतनी प्रोबेबिलिटी हो तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ओके चलिए और एक क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इसमें भी कुछ डिफरेंट है, देखते हैं क्या है। MNC Company Limited operates a standard costing system in its factory. Based on its past record, it appears that the material cost variance happens to be rupees 12,000 a month on an average. If the cause of the variance can be found and is correctable, the correction process will require 2 months. This correction is likely to have favorable effect for a period of 2 months. यानी एक बार करेक्शन कर दिया ना, सो 2 मंथ्स तक उसकी फेवरेबल इफेक्ट रहेगी। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस विल कॉस्ट रुपीज 2000, यानी यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2000। करेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएंस विल कॉस्ट रुपीज 4000। सो कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन भी आ गया 4000, एंड द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द कॉज इज 40%, यानी 1 माइनस पी भी गिवन है। देखिए 1 माइनस पी गिवन है, सी गिवन है, कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन गिवन है, और क्वेश्चन क्या पूछा है, वुड यू रेकमेंड लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन। क्या आप रेकमेंड करोगे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर ऐसा पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं, इसका मतलब सभी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल सेविंग्स शायद डायरेक्ट नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था, उसमें कुछ अलग वे था, उसमें डायरेक्ट दे दिया था कि सेविंग इतना होगा। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐसा वर्ड करके फिर उन्होंने दे दिया था 1,90,000 आई थिंक। और यहाँ पे क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना वो है कि अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, based on its past record it appears that the material cost variance happens to be 12,000 a month, यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 12,000 हो रहा है 1 मंथ का, और फिर आप वेरिएंस जब फाइंड आउट करोगे उसकी प्रोसेस का टाइम है 2 मंथ्स, यानी 2 मंथ्स तक 24,000 वेरिएंस हो जाएगा आपका, 24,000 वेरिएंस हो जाएगा। और जब भी टोटल सेविंग्स क्वेश्चन में नहीं हो तो इतना याद रखिए, जितना वेरिएंस होगा उतना ही टोटल सेविंग होगा, यानी 24,000 वहीं आपका टोटल सेविंग्स होगा, क्योंकि प्रोसेस में 2 मंथ्स लगने वाले हैं। देखते हैं आप कर पाओगे ना, इसको आप कर पाओगे। C इज लेस देन 1 माइनस पी एल इसमें रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए।
और सेकेंड क्वेश्चन क्या है वो भी डिस्कस कर लूं मैं। What is the minimum probability of finding a correctable cause that would justify an investigation? What is the minimum probability? अब क्या करोगे आप, ये लेस देन लिखोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो लेस देन की जगह आप इक्वल टू लिख दीजिए, C इक्वल टू 1 माइनस पी एल। क्लियर? सो उस हिसाब से जैसे जस्ट जो आगे क्वेश्चन किया उसी हिसाब से आपको करना है। उसको ऐसा हो तो एक बार देख लीजिए, लेकिन इसको खुद कीजिए, प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। ओके, अब और एक क्वेश्चन 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम of reducing adverse labor cost variance. The reported amount of adverse labor cost variance for the month of March 2013 stands at rupees 2 lakh. देखिए, the reported amount of adverse labor cost variance for the month of March 2013 stands at rupees 2 lakh, यानी 2 lakh हमारा labor cost variance था adverse. Your advice is out as to whether this variance needs to be investigated. देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एडवाइस देनी है, whether this variance needs to be investigated. The available information is as follows: probability of variance being controllable, cost of investigation, cost of correction. So देखिए, cost of investigation C given है, ओके, 1 माइनस पी, probability of variance being controllable यानी 1 माइनस पी भी गिवन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, L. सो कॉस्ट ऑफ करेक्शन वो गिवन है। अब देखिए, यहां पे पूछा गया है डिटरमाइन द मिनिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू जस्टिफाई द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। यानी हम इन्वेस्टिगेशन कर पाए उसके लिए मिनिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, यानी हम जो वो टोटल सेविंग्स लिखते थे ना वो डिटरमाइन करना है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको फॉर्मूला में से कोई भी अमाउंट पूछी जाती है तो आपको लेस देन नहीं लिखना है, उसकी जगह इक्वल टू कर देना है, ठीक है। सो डिटरमाइन द मिनिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू जस्टिफाई द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, if the expected benefit before considering the cost of correction is likely to be rupees 76,000. देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग से करेंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अलग से करेंगे। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, if the expected benefit before considering the cost of correction means total savings is likely to be rupees 76,000. If so, determine the probability of control in regard to the variance. So इस केस में हमारी probability कितनी होगी, यानी इसमें आपको probability find out करनी है वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल की, और इसमें आपको टोटल सेविंग्स फाइंड आउट करना है। और इंफॉर्मेशंस यहां पे हैं, देखते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिवन है 12,000, कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन 16,000 वो भी गिवन है, टोटल सेविंग्स वो गिवन नहीं है। नंबर 1 के लिए डिटरमाइन द मिनिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग कंट्रोलेबल 1 माइनस पी 40% वो गिवन है। सो अब एल तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि टोटल सेविंग्स है ही नहीं। अगर इसमें से ही कुछ मिसिंग है तो आपको इक्वल टू करके फॉर्मूला लिखनी है। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट, यहाँ पे ई रह गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। सी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एल। C, cost of investigation 12,000, 1 minus P is given 0.40, L is missing. So now L is equal to 0.40 को हम सामने लेके जाएंगे। So 12,000 divided by 0.40, so आपकी अमाउंट हो गई 30,000.
सो एल हो जाएगा आपका 30,000 एल की वैल्यू, और एल का मतलब क्या है? टोटल सेविंग्स माइनस कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। सो एल की जगह हम लिख देंगे 30,000, फिर टोटल सेविंग्स माइनस कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन, वो कितना था? 16,000। सो 16,000 सामने लेके जाएंगे, सो प्लस हो जाएगा। सो टोटल सेविंग्स आपका कितना हो गया? 46,000। इट इज योर मिनिमम एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। सेकेंड क्वेश्चन भी है, इसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट इफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट बिफोर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ करेक्शन। देखिए, बिफोर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ करेक्शन यानी इसे कहते हैं टोटल सेविंग, वो दे दिया है 76,000, यानी टोटल सेविंग्स गिवन है। फाइंड आउट करना है आपको प्रोबेबिलिटी। देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी एट विच इट इज डिजायरेबल टू कंपनी इन्वेस्टिगेशन इनटू वेरिएंस। सो एल वो तो आपके पास है ही, 76,000 टोटल सेविंग्स और कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन 16,000 था, उसको माइनस कर दिया, सो एल हो गया 60,000। फिर C इज इक्वल टू 1 माइनस पी एल, हमने फॉर्मूला रखी, उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन की अमाउंट रख दी, एल की अमाउंट रख दी। सो अब 1 माइनस पी हमें मिल जाएगा 12,000 अपॉन 60,000। सो 1/5 और यू से 20%। 20% it is probability to determine, ये आपकी probability आ गई, determine the probability of control in regard to these variance। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये सारे क्वेश्चंस एक ही कैटेगरी के थे, लेकिन आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन में वे ऑफ प्रेजेंटेशन कुछ अलग था, क्वेश्चंस भी अलग अलग थे, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी अलग था, लेकिन इसी चैप्टर में और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और आते भी हैं वैसे। देखेंगे, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी, उसमें वो भी मैं दे दूंगा आपको, तो वो भी आप ठीक से समझ पाओगे। ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय ऑल ऑफ।